हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण अंतर करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 3 से 5 मार्क्स के पूछ ले जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला अंतर है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। और देखिए फ्रेंड्स, ये अंतर डायरेक्टली आपसे 3 मार्क्स या कभी कभी 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो देखिए, अभिक्रिया कोटि और आणविकता में अंतर, ये डायरेक्टली 3 मार्क्स और कभी कभी 5 मार्क्स में पूछा गया और मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो कि हर साल पूछा जाता है। क्योंकि देखिए, हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं, जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो 7 पेपर सेट में से 4 से 5 पेपर सेट में आपको अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए, आप क्या करेंगे, आप एक साइड लिखोगे अभिक्रिया की कोटि और दूसरी साइड लिख दोगे अभिक्रिया की आणविकता। तो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह एक प्रायोगिक मान है। क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, यह एक प्रायोगिक मान है। और बात करें अभिक्रिया की आणविकता की, तो यह एक सैद्धांतिक मान है। कैसा मान है अभिक्रिया की आणविकता, तो यह एक सैद्धांतिक मान है। अब देखिए, अगला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, यह भिन्नात्मक संख्या हो सकती है। यानी कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, यह एक भिन्नात्मक संख्या हो सकती है। और बात करें आणविकता की, तो अभिक्रिया की आणविकता क्या है, यह सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है आणविकता, यह सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए, अगला पॉइंट है इसमें, यह शून्य हो सकती है। अब देखिए, जो अभिक्रिया की आणविकता है, यह कभी भी शून्य नहीं हो सकती, यानी कि कभी भी 0 नहीं हो सकती है, और कोटि 0 हो सकती है। अब देखिए, अगला पॉइंट है इसमें, अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता वेग को निर्धारित करती है। यानी कि अभिक्रिया की जो कोटि है, उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता वेग को निर्धारित करती है। और बात करें अभिक्रिया की आणविकता की, तो यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है हमारा द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर। तो देखिए, आप क्या करेंगे, आप एक साइड लिखेंगे द्विक लवण और दूसरी साइड लिख देंगे संकुल लवण। तो देखिए, द्विक लवण में आप लिखेंगे, इसकी संरचना सरल होती है। क्या होती है, जो द्विक लवण की जो संरचना होगी वो क्या होगी, सरल होगी, यानी कि बहुत ज्यादा सिंपल होती है। और बात करें संकुल लवण की, तो इसकी संरचना जटिल होती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि हार्ड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट तो यह है कि इसकी संरचना क्या होती है, सरल होती है द्विक लवण की। और बात करें संकुल लवण की, तो इसकी संरचना जटिल होती है। अब देखिए, अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, ये ठोस अवस्थाओं में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, जो द्विक लवण होते हैं, ये किस में पाए जाएंगे, ये ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। और जब बात करें इस संकुल लवण की, तो ये ठोस अवस्था तथा जलीय विलयन में रहते हैं। क्या रहते हैं, जो संकुल लवण होते हैं, ये ठोस अवस्था और जलीय विलयन में रहते हैं। आगे देखिए, द्विक लवण में हम लिखते हैं, इसमें उपसह संयोजक बंध नहीं होता है। यानी कि द्विक लवण में क्या होगा, द्विक लवण में उपसह संयोजक बंध नहीं होता है। और बात करें संकुल लवण की, तो इसमें उपसह संयोजक बंध हमेशा होते हैं। अब देखिए, अगला पॉइंट है इसमें, द्विक लवण में ये विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। और बात करें संकुल लवण की, तो ये विलयन में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। अब देखिए, अगला है हमारा विद्युत अपघटनीय सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल रिपीट ही होता है। तो देखिए, एक साइड आप लिखेंगे विद्युत अपघटनीय सेल और दूसरी साइड लिखेंगे गैल्वेनिक सेल। तो विद्युत अपघटनीय सेल में हम लिखते हैं, इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। यानी कि विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होगी, इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। और बात करें गैल्वेनिक सेल की, तो इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो विद्युत अपघटनीय सेल है, इसमें क्या है, इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। लेकिन जो गैल्वेनिक सेल है, इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, अगला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होगा, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लेकिन बात करें गैल्वेनिक सेल की, तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत अपघटनीय सेल क्या है, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और बात करें गैल्वेनिक सेल की, तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब देखिए, अगला पॉइंट है इसमें धारा प्रवाहित करने पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। जो विद्युत अपघटनीय सेल होगी, इसमें धारा प्रवाहित करने पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। लेकिन जो गैल्वेनिक सेल होती है, इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब देखिए, अगला पॉइंट है इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि विद्युत अपघटनीय जो सेल है, इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। और बात करें गैल्वेनिक सेल की, तो इसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी ये महत्वपूर्ण अंतर करा रही हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपकी पूरी बुक के महत्वपूर्ण अंतर है। अगर आपने इन अंतर को अच्छे से कर लिया ना, तो आपके 10 से 15 मार्क्स कहीं नहीं गए। अब देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है हमारा, अगला महत्वपूर्ण अंतर है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो एक साइड आप क्या करेंगे, एक साइड आप डीएनए लिखेंगे और एक साइड लिख देंगे आरएनए।
तो डीएनए में आप लिखेंगे यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। जो डीएनए होता है वो कहाँ पर पाया जाएगा, वो पाया जाएगा केंद्रक में। तो आप यही बात यहाँ पर लिखेंगे कि यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। और बात करें आरएनए की, तो यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो डीएनए क्या होता है, ये मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, और आरएनए क्या होता है, ये मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। जो डीएनए होते हैं उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होगी, और जो आरएनए होता है इसकी संरचना एकल सूत्री होती है। क्या होती है, आरएनए की जो संरचना होगी वो क्या होगी, एकल सूत्री होगी। और जो डीएनए है, डीएनए इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। अब देखिए अगला पॉइंट इसमें डीऑक्सीराइबोज श्रृंखला पाई जाती है। क्योंकि देखिए आपको नाम से पता चला होगा डीएनए, तो इसमें क्या है, इसमें डीऑक्सीराइबोज श्रृंखला पाई जाती है। और देखिए आरएनए में इसमें क्या होगा, इसमें राइबोज श्रृंखला पाई जाती है। यानी कि इसमें बस डीऑक्सी फालतू लगेगा, बाकी जो राइबोज श्रृंखला दोनों में ही होगी। तो डीएनए में क्या होगी, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज श्रृंखला पाई जाती है, और जो आरएनए में होती है इसमें राइबोज श्रृंखला होती है। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा, इसमें थाइमिन क्षार पाया जाता है। क्या होता है, जो डीएनए में क्या होता है, डीएनए में थाइमिन क्षार पाया जाता है। और बात करें आरएनए की, तो इसमें यूरेसिल क्षार पाया जाता है। जो डीएनए में क्या होगा, इसमें थाइमिन क्षार पाया जाता है, और बात करें आरएनए की, तो इसमें यूरेसिल क्षार पाया जाता है। अब देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा इसमें पॉइंट, यह समस्त जीवधारियों में प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है। जो डीएनए है वो क्या है, यह समस्त जीवधारियों में प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है। और बात करें आरएनए की, तो यह केवल कुछ विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ है। तो डीएनए क्या है, डीएनए समस्त जीवधारियों में प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है, और जो आरएनए है यह केवल कुछ विषाणुओं में ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो फ्रेंड्स, जो डीएनए और आरएनए में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछे जाते हैं। तो डीएनए में क्या था, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, और आरएनए यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और डीएनए की बात करें, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, और आरएनए में क्या होता है, इसकी संरचना एकल सूत्री होती है। अब देखिए अगला पॉइंट है, इसमें डीऑक्सीराइबोज श्रृंखला पाई जाती है, और आरएनए में क्या है, इसमें राइबोज श्रृंखला होती है। अगला पॉइंट है, इसमें थाइमिन क्षार पाया जाता है, और बात करें आरएनए की, तो इसमें यूरेसिल क्षार पाया जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट इसमें लिखते हैं, यह समस्त जीवधारियों में प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है, और आरएनए की बात करें यह केवल कुछ विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है, यानी कि अगला महत्वपूर्ण अंतर है एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक साइड हम लिख देंगे एल्डिहाइड और दूसरी साइड लिख देंगे कीटोन। तो एल्डिहाइड में हम लिखते हैं, यह समान कार्बन परमाणुओं वाले अम्ल को आसानी से ऑक्सीकृत करता है। जो एल्डिहाइड है ये क्या करेगा, ये समान कार्बन परमाणुओं वाले अम्ल को आसानी से ऑक्सीकृत करता है। और बात करें कीटोन की, तो यह कम कार्बन परमाणुओं वाले अम्ल को आसानी से ऑक्सीकृत करता है। तो जो एल्डिहाइड होता है वो क्या करेगा, ये समान कार्बन परमाणुओं वाले अम्ल को आसानी से ऑक्सीकृत कर देगा, और जो कीटोन है यह कम कार्बन परमाणुओं वाले अम्ल को आसानी से ऑक्सीकृत करता है। अब देखिए अगला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, फेलिंग विलयन से क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवशेष बनाता है। जो एल्डिहाइड होती है वो क्या करेगा, ये फेलिंग विलयन से क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवशेष बनाता है। और देखिए बात करें कीटोन की, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। कीटोन में क्या होगा, कीटोन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और देखिए एल्डिहाइड में क्या होगा, ये फेलिंग विलयन से क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवशेष बनाता है, और कीटोन में क्या है, कीटोन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अगला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। यानी कि एल्डिहाइड जो होगा वो टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण बनाएगा, लेकिन कीटोन क्या करेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, शिफ अभिकर्मक को अपच्छेद कर देता है। यानी कि जो एल्डिहाइड होगा वो शिफ अभिकर्मक को अपच्छेद कर देगा, लेकिन जो कीटोन है ये कोई परिवर्तन नहीं होता है इसमें। अब देखिए अगला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, शीघ्रता से बहुलीकृत हो जाता है। जो एल्डिहाइड होगा वो शीघ्रता से बहुलीकृत हो जाएगा, लेकिन जो कीटोन होता है वो बहुलीकृत नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा रेशेदार तथा गोलेकार प्रोटीन में अंतर। और देखिए ये हमारा महत्वपूर्ण लास्ट अंतर है, यानी कि मैंने आपको जितने भी अंतर कराए हैं ना, बस यही अंतर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा एग्जामिनर। तो आपको क्या करना है, आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब देखते हैं लास्ट अंतर है हमारा रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में अंतर लिखिए। तो एक साइड हम क्या करेंगे, एक साइड हम लिख देंगे रेशेदार प्रोटीन, दूसरी साइड हम लिखेंगे गोलाकार प्रोटीन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, यह प्रोटीन धागे की संरचना जैसी होती है। जो रेशेदार प्रोटीन होगा वो क्या होगा, यह प्रोटीन धागे की संरचना जैसी होती है। और बात करें गोलाकार प्रोटीन की, तो यह प्रोटीन गोलाकार संरचना जैसी होती है।
जो रेशेदार प्रोटीन होगी वो क्या होगी, यह प्रोटीन धागे की संरचना जैसी होती है। और बात करें गोलाकार प्रोटीन की तो यह प्रोटीन गोलाकार संरचना जैसी होती है। आगे हम इस लिखते हैं, यह जल में अविलय होती है, लेकिन जो गोलाकार प्रोटीन होगी यह जल में विलय होती है। अब अगला पॉइंट हम इस लिखते हैं, यह पीएच मान और तापमान के प्रति सक्रिय होगी। क्या होगी, जो रेशेदार प्रोटीन होगी यह पीएच मान और तापमान के प्रति सक्रिय होगी, और जो गोलाकार प्रोटीन होगा यह पीएच मान और तापमान के प्रति क्या होगी, निष्क्रिय होगी। अब अगला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। और देखिए जो गोलाकार प्रोटीन में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलित होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेशेदार प्रोटीन में क्या होगा, इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक दूसरे के समांतर होगी। लेकिन देखिए गोलाकार प्रोटीन में क्या होगा, इसमें कुंडलित होगी, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलित अवस्था में होती है। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।